आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और आज हम पढ़ने वाले हैं इस नोवेल के थर्ड चैप्टर द ट्रायल का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मिस्टर डाने पर देशद्रोह का आरोप लगा था, लेकिन जब कोर्ट में मुकदमा चला तो वो बेकसूर साबित हुए और उन्हें आज़ाद कर दिया गया। अब वो कोर्ट से बाहर निकल कर आती हैं तो उसके कुछ मिनटों बाद देखिए क्या होता है। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर मैनेट, लूसी मैनेट और मिस्टर लोरी एक साथ मिस्टर डार्ने के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें बधाई देते हैं कि वो अपनी मौत से बच निकले। मिस्टर डार्ने मिस मैनेट को के हाथ को चूमते हैं और फिर मिस्टर स्टीवर से हाथ मिलाते हैं। मिस्टर स्टीवर जिन्होंने अभी अभी अपना कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना रास्ता बना लिया है। अब मिस्टर स्टीवर से मिस्टर डार्ने कहते हैं मिस्टर राने मिस्टर स्टीवर से कह रहे हैं कि अब ये मेरी जो ज़िंदगी है ये आपकी है, क्योंकि मिस्टर स्टीवर ही वो वकील थे जिन्होंने मिस्टर डार्ने को बचाया था। तो वो स्टीवर से कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी मेरी अब आपकी है। मिस्टर स्टीवर कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है कि अब आपका नाम अपराध से साफ हो चुका है। मिस्टर रोरी एक बड़े से आदमी के पीछे से निकल कर आते हैं और वो मिस्टर स्टीवर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर स्टीवर कहते हैं मिस्टर लोरी से कि आपको क्या ऐसा लगता है? शायद हाँ, आपको लगता ही होगा क्योंकि आप तो पूरे दिन यहीं थे, मेरे सामने ही थे। मिस्टर लोरी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर लेकिन मुझे लगता है कि मिस बेनेट की तबीयत अभी ठीक नहीं है और ये जो हमारा दिन है बड़ा ही थका देने वाला दिन था। अब तो बस यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। तब मिस्टर स्टीवर, देखिए यहाँ पे हम मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ कौन कौन है, मैंने पहले भी पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। ये है डार्नी, मिस्टर डार्नी जिन पर केस चला था। ये वो वकील हैं जिन्होंने इनकी मदद की इनको बचाने में। ये है मिस्टर कार्टन जिनकी शक्ल मिस्टर डार्नी से मिलती थी, जिसकी वजह से ये बच पाए। यह नेक्स्ट है मिस्टर लोरी, ये डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी चले जाएंगे और फिर बाद में आपस में बात होगी मिस्टर डार्ने की और मिस्टर कार्टन की। ठीक है, जिन्होंने इन्हें बचाने में मदद की थी। चलिए अब आगे जानते हैं कि आगे क्या हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टीवर इनकी बात सुनकर कहते हैं कि ये जो आपने कहा है कि हमें घर चले जाने चाहिए, ये आप अपने लिए बोलिए, क्योंकि मेरे पास तो पूरी रात है काम करने के लिए। मिस्टर लोरी कहते हैं ठीक है, ये हम अपने लिए ही कह देते हैं कि ये मेरे लिए कह रहा हूँ, मैं मिस्टर रानी के लिए कह रहा हूँ, मिस लूसी के लिए कह रहा हूँ। और इतने में वो देखते हैं कि जो डॉक्टर मैनेट थे, डॉक्टर मैनेट जिनका चेहरा बिल्कुल जम चुका था, वो बड़े ही गौर से मिस्टर डाने को देख रहे थे, बड़ी ही उत्सुकता से, ऐसे जैसे कि उन्हें वो नापसंद हो, उन पर उन्हें विश्वास ना हो। पर लेकिन लूसी मैनेट बड़े ही प्यार से अपने पिता पर हाथ रखती है और अपने पिता से कहती है पिताजी अब हमें घर चलना चाहिए। इतनी में अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के बाद उनके चेहरे के वो भाव बिल्कुल साफ हो जाती हैं और वो राज़ी हो जाती हैं। इतने में ही एक गाड़ी आती है जिस पर बैठकर लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट एक साथ बैठ जाती हैं और उसके बाद मिस्टर लोरी डार्ने को विश करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही स्टीवर भी विश करते हुए यानी बाय बाय वाले विश करके चली जाती हैं। और इसके बाद अब चार्ल्स डार्ने अब अकेले खड़े हुए थे, पर लेकिन मिस्टर कार्टन वहीं पर दीवार से लगे हुए उनकी बातें सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में दिखा हुआ है कि वो एक दीवार से पीछे लगे हुए हैं मिस्टर कार्टन और सभी कुछ सुन रहे हैं। अब मिस्टर कार्टन मिस्टर डार्ने के पास आई हैं और फिर देखिए आगे क्या बातें होती है। यहाँ पे कहा गया है सॉरी, हाँ, मिस्टर रानी सब कुछ देख रहे थे और फिर जब सबको हर कोई लोग चले जाती हैं तो मिस्टर कार्टन मिस्टर डाने के पास आकर खड़े हो जाती है और उनसे बातें करती हैं। और मिस्टर डाने से पूछ रही हैं मिस्टर कार्टन कि अब आपको कैसा लग रहा है आज़ाद होकर, आप फ्री हैं, आप मतलब आपसे सारे अपराध मिट चुके हैं, अपराध से आप साफ़ हो चुके हो, तो आपको अब कैसा लग रहा है? तो मिस्टर डार्नी जवाब देते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, बड़ा ही मुश्किल अजीब सा लग रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है भूख की वजह से जैसे मुझे बेहोशी छाने वाली है। मिस्टर कार्टन कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक पास के टेवर्न में ले जाता हूँ। टेवर्न मतलब होता है एक शराब खाना जहाँ पर शराब मिलती है और खाने के लिए खाना मिलता है। तो ऐसी जगह पर मिस्टर कार्टन मिस्टर डाने को ले जाते हैं। जल्द ही मिस्टर कार्टन और मिस्टर डानी एक अंधेरी जगह में पहुंच जाती हैं, वो जो ज़मीन के नीचे थी। वहाँ बैठकर एक टेबल के कॉर्नर पर कॉर्नर के एक टेबल पर बैठकर वो ऑर्डर देती हैं और खाना खाते वक्त
मिस्टर कार्टन डार्ने को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर डार्ने से कि कैसा लगता है तब जब किसी सुंदर लड़की की दया और सहानुभूति आपके साथ हो। मिस्टर डार्ने बताइए मुझे, क्या ये जो सहानुभूति और जो दया है एक सुंदर लेडी की आपके प्रति, क्या ये किसी ज़िंदगी से, किसी के जीवन से ज़्यादा बढ़कर है। डार्ने इस बात पर कुछ जवाब नहीं देते और पर लेकिन मिस्टर कार्टन अपनी बात को जारी रखते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने आपका मैसेज उस लड़की को यानी लूसी मैनेट के पास पहुंचाया तो वो उस मैसेज को पाकर बहुत खुश थी। ये बात नहीं है कि वो मुझे दिखा रही थी कि वो खुश थी, पर मुझे लगता है कि सच में वो खुश थी। ठीक है। इन शब्दों को सुनकर मिस्टर डार्ने को याद आया कि ये इंसान जो इसके साथ बैठा हुआ है, इसने किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ही में इनकी मदद की थी। यानी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पार्ट में कि मिस्टर कार्टन ने अपनी विग हटाई थी और अपने आप को मिस्टर डार्ने की तरह दिखाया था कि हम एक जैसे दिखते हैं, तो लोगों को शायद कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से बचाने की कोशिश की थी मिस्टर कार्टन ने अपनी विग को हटाकर अपने चेहरे को दिखाकर। तो यहाँ पे ही मिस्टर डार्ने को याद आया कि मिस्टर कार्टन ही वो इंसान थे जिन्होंने अपनी मर्जी से मेरी मदद की थी। तो उन्होंने इस बात को बदलने की कोशिश की, लूसी वाली बात को, और उन्होंने मिस्टर कार्टन से धन्यवाद किया कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, आपने मुझे बचाने में मदद की मिस्टर कार्टन। तो मिस्टर कार्टन कहते हैं कि मुझे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने ये क्यों किया, कि आपको क्यों बचाया, पर लेकिन मिस्टर डार्ने मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मिस्टर डार्ने कहती हैं चलिए पूछिए कि आपको क्या पूछना है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मिस्टर डार्ने इस क्वेश्चन को सुनकर बड़े ही हैरान थे, पर लेकिन वो अपनी तरफ से बिल्कुल सच सच जवाब देती हैं और कहती हैं कि मिस्टर कार्टन, सच बात तो ये है कि मैंने इस बारे में अपने आप से कभी नहीं पूछा। तो मिस्टर कार्टन कहते हैं कि अभी अपने आप से पूछिए इस बारे में कि क्या मैं आपको पसंद करता हूँ या नहीं। तब मिस्टर डार्ने कहते हैं कि आपके भाव से तो ऐसा लगता है कि आप पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि आप अंदर से मुझे पसंद नहीं करते। कि मुझे लगता है कि आप देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे पसंद कर रहे हो, पर लेकिन ऐसा लगता है कि आप अंदर से मुझे पसंद नहीं करते। तब मिस्टर कार्टन कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही कहा तुमने कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। वेल, यहाँ पे कोई भी इंसान जो है, सॉरी सॉरी यहाँ पे मिस्टर डार्ने कह रहे हैं, मिस्टर डार्ने कहते हैं कि मुझे उम्मीद है, पर लेकिन मतलब मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर लेकिन चलो मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। जैसे ही मिस्टर डार्ने बिल पे कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल पे करने के लिए उठते हैं अपने टेबल से, तभी कार्टन एक आवाज़ लगाते हुए कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जिसकी मैं परवाह करता हूँ, ना ही कोई इंसान है जो मेरी परवाह करता है। तब मिस्टर डार्ने इस बात को सुनने के बाद कहती हैं कि कितनी अजीब बात है, तो आपके अंदर तो अलग ही टैलेंट है मिस्टर कार्टन। मिस्टर कार्टन कहती हैं कि शायद नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, और थोड़ी निराशी में वो कह देते हैं गुड नाइट और चले जाते हैं। फिर इसके बाद मिस्टर डार्ने तो वहाँ से चले जाते हैं, पर लेकिन मिस्टर कार्टन वहीं पर बैठे हुए हैं टेबल पर, अपना सिर को अपने हाथों से लगाकर वहीं टेबल पर वो बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। टेबल पर वो सोए हुए हैं उसी टेबल में, यानी उसी होटल में, यानी जो बार था। उसके बाद करीबन 10 बज जाती हैं रात की। उस टेबल का यानी उस पब का जो वेटर है वो सामने आता है और मिस्टर कार्टन को उठा देता है। उनसे कहता है कि ऑलरेडी 10 बज चुकी हैं। मिस्टर कार्टन कहते हैं क्या सच में 10 बज चुके हैं, और अपना सिर को हिलाते हैं अपनी नींद को भगाने के लिए। अपने कदमों पर वो उठ जाते हैं और चलते चलते उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ मिस्टर स्टीवर्स का ऑफिस था। अब देखिए, मिस्टर स्टीवर जो हैं इनके मालिक हैं। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि मिस्टर स्टीवर और मिस्टर कार्टन ये दोनों वकील हैं। मिस्टर स्टीवर इनके बड़े वकील हैं, मतलब, और जो मिस्टर कार्टन है इनके हेल्पर हैं। तो मिस्टर स्टीवर के ऑफिस में जा रहे हैं। स्टीवर बहुत ज़्यादा बिजी हैं उस समय, उनके सामने एक पेपर की गठरी रखी हुई है, और इतने में ही मिस्टर कार्टन अंदर आते हैं।
मिस्टर स्टीवर कहते हैं सिडनी कार्टन से कि सिडनी कार्टन आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। जी सिडनी कार्टन जवाब देती हैं कि क्वार्टर एन आवर, बस मैं क्वार्टर एन आवर थोड़े ही समय के लिए तो लेट हूँ। बाय द वे सिडनी स्टीवर कार्टन से बोलती हैं वो स्टीवर कि सिडनी उस आइडेंटिफिकेशन ट्रिक के बारे में तुमने कैसे सोचा। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कार्टन ने ही अपने वकील यानी स्टीवर को एक लेटर दिया था और उसमें समझाया था कुछ, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी विग को हटाकर मिस्टर डाने को बचा लिया था। तो उसी बात को ये कह रही हैं कि आपको ये ट्रिक कैसे पता चली कि आप अपनी विग को हटाकर उन्हें कैसे बचा सकती हैं। तब उसके बाद उसके बाद मिस्टर कार्टन जवाब देती हैं कि बड़े ही संजोग से, ठीक है, इत्तेफाक की बात है कि मैं उस इंसान के बारे में, सामने खड़े उस इंसान यानी मिस्टर डाने के बारे में सोच रहा था कि कितना सुंदर इंसान है ये, और मैं इसके बराबर कुछ भी नहीं हूँ। स्टीवर इस बात पर हंसते नहीं लगते हैं और एक पेपर का गठड़ा मिस्टर कार्टन के सामने रख देती हैं और कहते हैं कि स्टीव कार्टन कि आज का काम तुम्हारा यही है और इस काम को करने में देरी मत करना। सिडनी कार्टन कहते हैं कि ठीक है, मैं इस काम को देरी नहीं करने वाला, इस काम में मैं इसको जल्दी कर दूंगा। फिर सिडनी कार्टन से स्टीवर पूछती हैं कि क्या तुम्हें याद है उन दिनों के बारे में जब हम स्टूडेंट थे और हम पेरिस में पढ़ा करते थे, जहाँ पर हमने फ्रेंच सीखी और फ्रेंच लॉ सीखे यानी फ्रेंच कानून सीखे। तुम हमेशा मुझसे बेहतरीन रहे थे, पर लेकिन बेहतरीन होने के बावजूद भी आज देखो तुम मेरे अंदर काम कर रहे हो, तुम मेरे नीचे काम कर रहे हो और एक क्लर्क के तौर पर कमा रहे हो, और हमेशा तुम मुझसे आगे बढ़ने में और अपनी मेहनत करने में ही आगे रहे, मतलब अपने आप को हमेशा बेहतरीन बनाने में तुम आगे रहे हो। पर लेकिन मैं इस बात से तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना रहा, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा ही अफसोस है सिडनी इस बात पर कि तुम्हारी ये हालत है, पर लेकिन मुझे इतना विश्वास है, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें बदल पाने में कुछ नहीं कर सकता। स्टीवर जाने के लिए अपने कोट को उतारते ही हैं और कार्टन की तरफ मुड़ते हैं और फिर एक और सवाल पूछते हैं कि तुम उस सुंदर लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगे। सुंदर लड़की यानी लूसी मैनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तब कार्टन जवाब कहती है सुंदर, तो स्टीवर कहते हैं क्या वो सुंदर नहीं थी। तब सिडनी कार्टर कहती है नहीं ये बात नहीं है। तो स्टीवर कहते हैं कि ये तो अजीब है, मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे जब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। सिडनी कार्टर कहती है कि नहीं आप गलत हैं, कि आपको गलत लग रहा है, कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उस लड़की को पसंद कर रहा था। फिर कार्टन स्टीवर को सीढ़ियों से ले जाती हैं और एक कैंडल से, एक मोमबत्ती से उन्हें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पर अंधेरा था। बाहर जाने के बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, रात हो चुकी है। फिर उन्हें छोड़ कर आने के बाद मिस्टर कार्टर फिर वापस ऑफिस में आती हैं, अपने डेस्क पर गिर जाती हैं और रोने लगती हैं। और वो तब तक रोती हैं जब उनके सामने जो पेपर रखा हुआ पेपर है वो जब तक उनके आँखों से के आंसुओं से गीला नहीं हो जाता, क्योंकि कार्टन ये जानते हैं इस बात को कि वो अपने दुख को रोक नहीं सकते, वो अपने दुख को रोक नहीं पा रहे हैं। ये दुख जो उनको ऐसे खा रहा है जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो। इस तरीके से यहाँ का 3rd चैप्टर भी ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।